हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल को सिलेक्ट करने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं लखनवी अंदाज। इससे पहले लखनवी अंदाज इस कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यशपाल जी ने ये लखनवी अंदाज कहानी लिखी है और ये साबित करने के लिए उन्होंने लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बिना कथ्य की कहानी मतलब एक जैसे हम भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए हमें भोजन की सामग्री चाहिए होती है, बहुत सारे सामान चाहिए होता है। उसी तरह कहानी लिखने की भी एक सामग्री होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है, मतलब बिना सामग्री के भी कहानी लिखी जा सकती है। ये जो कहानी इन्होंने लिखी एक स्वतंत्र रचना के रूप में लिखी है। इसे स्वतंत्र रचना के रूप में हम पढ़ सकते हैं। बच्चों, यशपाल जी की ये जो कहानी है ये सामंती वर्ग पर कटाक्ष करती है। सामंत वर्ग कहते हैं पैसे वाला समाज जो शोषण करता है दूसरों का। तो यहाँ पर ये इन्होंने इस शैली को परजीवी संस्कृति का है ना। हमारा भारत देश में सम्राट चले गए, सम्राट रहते थे पहले, यहाँ सम्राट चले गए, फिर नवाब आए, नवाब भी चले गए, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन इनकी संस्कृतियाँ अभी तक हमारे सबके व्यवहार में दिखाई देती हैं। तो इसीलिए इन्होंने परजीवी संस्कृति का है। परजीवी संस्कृति कहते हैं बच्चों जो दूसरों की संस्कृति होती है उसको हमने अपना रखा है, अपनी संस्कृति को छोड़ रखा है। जो चले गए उनकी संस्कृति हम अपनाए हुए हैं और अपनी संस्कृति को हम भूल गए। इसीलिए इन्होंने इस शैली को, इस संस्कृति को परजीवी संस्कृति का है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, मतलब ट्रेन चलने वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। बच्चों, कभी आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, ट्रेन में यात्रा करी होगी, तो आपको पता होगा कि ट्रेन की अलग अलग श्रेणी होती, मतलब डब्बों की अलग अलग श्रेणी होती है। फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है और जनरल होता है। बच्चों, फर्स्ट क्लास का टिकट महंगा होता है, उसमें सुविधाएं ज़्यादा दी जाती हैं और महंगा होता है टिकट। और सेकंड क्लास का टिकट जो होता है वो कम महंगा होता है, मतलब इतना महंगा नहीं होता है जितना फर्स्ट क्लास वाला होता है, और उसमें सुविधाएं भी कम होती हैं। तो यहाँ पर उनकी ट्रेन जो थी वो छूटने वाली थी, मतलब चलने वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में बैठकर दाम अधिक लगते, इसलिए उन्होंने क्या करा, सेकंड क्लास वाला टिकट ले लिया। उसमें ज़्यादा भीड़, सेकंड क्लास में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। फर्स्ट में भी कम भीड़ होती है और सेकंड में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन थर्ड क्लास में या जनरल में तो बहुत ही अधिक भीड़ होती है। तो सेकंड क्लास में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो वो आराम से वहाँ पर बाहर का दृश्य, प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का उन्होंने टिकट ले लिया था कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी करके ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का मतलब होता है जिसमें कुछ कोई ना हो। निर्जन नहीं था मतलब खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। मतलब ये है कि डिब्बे में वो सज्जन बैठे हुए थे। एक अपने आप को नवाब तो चले गए, लेकिन उनकी संस्कृति अभी तक लोगों के दिल दिमाग में छाई हुई है ना। तो वो नवाबी स्टाइल में बैठे हुए थे और पालती मार के बैठे थे। सामने ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, सहसा मतलब अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जब हम अचानक से उस डिब्बे में आ चढ़े तो वो जो सज्जन बैठे हुए थे, नवाबी स्टाइल में जो सज्जन बैठे हुए थे, उनकी एकांत चिंतन मतलब उनको ये हो रहा था कि मैं अकेला रहूं यहाँ पर, तो इसका उनको विघन पड़ गया ना, मेरे आने से उन पर विघन पड़ गया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए कुछ सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। जो यहाँ पर ये लेखक के अचानक से डब्बे में दाखिल होने की वजह से वो नवाब साहब जो थे वो थोड़े से असहज हो गए, क्योंकि उनकी एकांतता में विघ्न पड़ गया। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता फिर, या फिर ये जो है अपने किसी कहानी की सोच में हो, या फिर ये खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु इसलिए कहा है क्योंकि खीरा जो होता है बहुत सस्ती सी चीज़ है,
बहुत सस्ती सी चीज़ है, बहुत मूल्यवान चीज़ नहीं है। तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हूँ, या फिर उनको ये लगा कि मैं खीरे जैसी, मतलब है तो नवाब साहब खीरा खा रहे हैं, इतनी सस्ती चीज़ खा रहे हैं, तो इस जैसा कुछ भाव है इसमें। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो नवाब साहब ने ऐसे, अर्थात नवाब साहब ने हमसे बात करने में कोई ऐसे उत्साह नहीं दिखाया, तो हमने भी उनसे नज़रें चुराकर चुपचाप आत्मसम्मान में आंखें चुराकर एक किनारे को बैठ गए। ठाली बैठे मतलब खाली बैठे, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि नवाब साहब शायद असुविधा हो रही है मेरे आने से, उनकी एकाग्रता भंग हो गई और वो संकोच कर रहे हैं खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का सेवन करने में। तो वो इस सब चीज़ों का अनुमान लगा रहे हैं, उनकी बातों को सोच रहे हैं, नवाब साहब की बातों को, नवाब साहब की हरकतों को देख रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब कवि जो लेखक हैं वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि नवाब साहब ने या तो किफ़ायत कहते हैं फिजूल खर्ची ना करने की आदत, तो इनको फिजूल खर्ची ना करने की वजह से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास का टिकट महंगा होता है। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे, और अब शायद वो ये सोच रहे हैं, ये उनको ये बुरा लग रहा है कि कोई शहर का कोई सफ़ेद पोश, उन्हें सफ़ेद पोश कहते हैं एक अमीर आदमी को, कि कोई अमीर आदमी उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता हुआ ना देख ले। मंझले दर्जा मतलब सेकंड क्लास में, मतलब उनकी जो रईसी है वो तो फर्स्ट क्लास वाली है, लेकिन कोई उनको सेकंड क्लास में सफ़र करता ना देख ले कि कहाँ आकर बैठ गए हैं ये। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। ऐसा होता है ना, हम कभी कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा संकोच होता है कि हम किसी के सामने कैसे डब्बा खोलें, कैसे खाएं या कैसे छीलें, ये कुछ कि लोग बैठे बैठे अनुमान लगाते हैं ना हमारे बातों के देखकर, हमारे कार्यों को देखकर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। अब साहब खीरा जैसी अपदार्थ, यानी खीरा जैसी चीज़ कैसे खाएं। हम कनखियों से कहते हैं कान, आँख के कोने से देखना। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। उधर नवाब साहब भी जो थे वो भी स्थिति पर और जो लेखक हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगा रहे थे और चीज़ों को भांप रहे थे। क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार कर रहे थे। उधर से लेखक भी ये सब काम सोच रहे थे। तो नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, मतलब सहसा मतलब अचानक। ओह कहकर नवाब साहब ने अचानक से हमें कहा, आदावर्ज एक मुस्लिम तरीक़ों में आदावर्ज जैसे हिंदू संस्कृति में नमस्ते या नमस्कार कहा जाता है, ऐसे ही आदावर्ज कहा जाता है। तो उन्होंने पहले अभिवादन किया और खीरे का शौक़ फरमाएंगे, मतलब कुछ भी खाने से पहले, जैसे नवाबों में आदत होती है दूसरों को देना, पहले पूछना, ये एक संस्कृति का अभिन्न अंग होता है। हम कुछ भी खाने पीने से पहले हम दूसरों से पूछते हैं। तो उन्होंने भी यही करा, आदावर्ज कह के उन्होंने खीरे का शौक़ फरमाएंगे उन लेखक से ये पूछ लिया। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब जो इस तरह से पहले मुंह जैसा बना रहे थे हमारे को आता देखकर, लेकिन अब अचानक से उनका ये भाव परिवर्तन, अचानक से ऐसी बात कह देना कुछ अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो हमने ये भांप लिया मतलब अंदाज़ा लगा लिया। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए शराफत का चोला पहने हुए हैं और मामूली सी हरकत, लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। हमें भी मामूली लोगों की, मतलब हमें मामूली समझ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएँ, आप ही शौक़ फरमाएँ, धन्यवाद कहकर उन्होंने कर दिया। उन्होंने किनारा कर लिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर करा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा, बाहर की स्थिति जानी और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। और उन्होंने मतलब ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने खीरे को उठाकर खीरे का तौलिया झाड़ लिया और सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को
खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरों को काटा। जब हम खीरा काटते हैं तो उसका सिरे को काटना पड़ता है, नहीं तो खीरा कड़वा लगता है। तो उसी तरह से उन्होंने भी खीरे के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात मतलब बहुत सावधानी से छील कर खीरे को करीने से तौलिए पर सजाते गए। मतलब जो वो खीरा काट रहे थे बहुत करीने से काम कर रहे थे, बहुत करीने मतलब बहुत सावधानी से, बहुत सफाई से उन्होंने खीरे को तौलिए के ऊपर रख दिया, सजाते गए मतलब रखते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जो स्टेशन पर खीरे बेचने वाले होते हैं, गर्मियों के समय में खीरे बेचते हैं, तो क्या करते हैं, वो खीरे को छिले हुए खीरे होते हैं, फिर नमक की पुड़िया उनके साथ होती है। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। उन्होंने ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी वो देते हैं, खीरे के साथ ये भी देते हैं, जिससे मसाला लगाकर खीरे को खाया जा सके। खाली खीरा इतना अच्छा स्वादिष्ट नहीं लगता है जितना उसमें मिर्च मसाला लगाकर खाने पर ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से बहुत सावधानी से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, उसमें मसाला लगा दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मतलब जब वो खीरे की ये सब क्रिया कर रहे थे, खीरे को काटना छीलना ये सब, तो उनकी ऐसा लग रहा था, उनकी भाव भंगिमा से, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था, वो जो जबड़े का स्फुरण हो रहा था उससे ऐसा स्पष्ट हो रहा था कि इनके मुंह में पानी आ रहा है। मतलब खीरे का स्वाद चखने के लिए ये बेताब हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, कनखियों से मतलब वही आँख के कोने से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं कि ये कहने को तो ये अपने आप को बहुत नवाब साबित कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ हरकतों से ये ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ के हैं, मतलब किस श्रेणी के हैं। नवाब दिखा रहे हैं पर ये है नहीं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालंग खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके मतलब उसमें पानी पानी होता है तो उसको पनियाती फांके बोली हैं, उसमें पानी भरा होता है ना फांकों में, तो पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आता, लेकिन इनकार कर चुके थे। हमको खाने की हो तो रही थी, लेकिन हम शिष्टाचारवश हम इनकार कर चुके थे, हम मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिए शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेरा भी मैदा ज़रा कमज़ोर है। तो लेखक ने शुक्रिया कह दिए, बोले कि इस समय तलब महसूस नहीं है, मतलब इच्छा महसूस नहीं हो रही है, इस समय इच्छा नहीं कर रही है खाने की, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा कहते हैं आते पेट को, तो मेरा पेट भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च की संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। कहने का भाव ये है कि नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, सतृष्ण मतलब ललचाई आंखों से, तृष्णा भरी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों को देखा, और खीरों की फांकों को देखकर खिड़की के बाहर फिर उन्होंने देखा और दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास मतलब लंबी गहरी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा और फिर स्वाद के आनंद में उन्होंने पलकें मूंद ली। मुंह में पानी भरा है, पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अर्थात नवाब साहब ने उन खीरों को धोया, काटा, नमक मिर्च लगाया, उसको आँखों से देखा और आँखों की दृष्टि से ही और नाक से सूंघ कर उसको फिर खीरे को उन्होंने बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और मुंह पोंछ लिया, होठ पोंछ लिए
और गर्व से, गुलाबी आंखों से हमारी तरफ देखा। गर्व से क्यों देख रहे हैं, वो गर्व क्या है इसमें? गर्व यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम नवाब हैं और हम ऐसी तुच्छ चीज़ें नहीं खाते हैं। मानो कह रहे हो ये है ख़ानदानी रईसों का तरीका कि हम ख़ानदानी रईस हैं और हम लोग ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, इन छोटी मोटी चीज़ों को हम नहीं खाते कहकर मतलब ऐसा भाव था उनका, और उन्होंने खीरे को बाहर फेंक दिए थे। इसीलिए नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब इतने में ही नवाब साहब जो थे वो थक गए थे। खीरे को धोना, फिर काटना, फिर पूछना, इन सब से खीरे की वजह से वो तैयारी में नवाब साहब जो थे वो थक गए थे। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तस्लीम कहते हैं बच्चों सम्मान को। हमने तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, मतलब सिर झुका लेना पड़ा। हमने सम्मान में सिर झुका लेना पड़ा। ये ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। ये तहजीब कहते हैं परंपरा, हमारी ये परंपरा है। और ये हमारा नफासत कहते हैं स्वच्छता, और नज़ाकत मतलब कोमलता। मतलब ये सब तहजीब, नफासत, नज़ाकत, ये सब जो है व्यवहार के जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे ख़ानदान की हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तो यहाँ पर ये कटाक्ष हो रहा है बच्चों। ये कटाक्ष है बच्चों आजकल की संस्कृति पर। हम लोगों की संस्कृति कैसी होती जा रही है? अच्छे से अच्छा दिखने की और बड़े से बड़ा दिखने की। तो अच्छे से अच्छा दिखना और बड़े से बड़े दिखने की संस्कृति में हम अपनी संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं। तो यही वहाँ पर वो प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या ऐसी संस्कृति से हमारे देश का या हमारा भला हो सकेगा? हम क्या हमारे इस तरह से जो उन्होंने व्यवहार करा है, नवाबपन वाला जो व्यवहार करा है, अपना ख़ानदानी व्यवहार जो करा है, क्या उसे उदर की पूर्ति हो सकती है? उदर कहते हैं पेट की तृप्ति हो सकती है क्या? पेट की भूख, ऐसी हरकतों से पेट की भूख मिट सकती है क्या? नहीं ना। तो बच्चों यही है पतनशील सामंती वर्ग का चित्रण, जिन्होंने यशपाल जी ने भी किया है अपनी इस कहानी के माध्यम से, और प्रेमचंद जी ने भी अपनी कहानी के माध्यम, शतरंज के खिलाड़ी, अगर आपने देखी होगी, फिल्म भी बनी है उस पर, तो उसमें भी ऐसा ही चित्रण दिखाया गया है। तो आगे देखते हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो वो ऊंची डकार लेकर कह रहे हैं, जब कोई चीज़ खाते हैं तो डकार आती है ना, तो डकार लेकर वो कह रहे हैं कि खीरा लजीज होता है, मतलब स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है कैसा? आसानी से ना पचने वाला। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, मतलब मैदे पर, कहने का मतलब पेट पर, आंतों पर बोझ डाल देता है, ये आसानी से पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। तो ज्ञान चक्षु खुल गए मतलब आँखों, मतलब कहने का अर्थ यह है कि लेखक को एक नई कहानी मिल गई। ज्ञान चक्षु खुल गए, उनको एक नई कहानी मिल गई और बोले ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के और लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है ना। अर्थात यदि बिना खीरा खाए, यानी बिना कोई चीज़ खाए अगर पेट को भरा जा सकता है, तो लेखक की अगर इच्छा होगी कहानी लिखने की, तो नई कहानी को लिखा जा सकता है, कहानी को गढ़ा जा सकता है, चाहे उस कहानी में विचार हो या ना हो, घटना कोई हो या ना हो, पात्र हो या ना हो, लेकिन अगर लेखक में कहानी लिखने की क्षमता हो तो लेखक कहानी लिख सकता है। जो ये था आज का चैप्टर लखनवी अंदाज के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आने वाली वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।